हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी का क्लास 7th और आज का टॉपिक है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। ठीक है, अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक स्टोरी आपको बताया गया है। स्टोरी के माध्यम से हम देखते हैं कि क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, रेणुका नाम है। रेणुका जो है वो बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। ठीक है, वह एक वन्यजीव फोटोग्राफर थे। मतलब रेणुका कोई गर्ल है, उनके अंकल जो है चाचा श्रीकांत जो कि एक वन्यजीव फोटोग्राफर थे। अक्सर बहुत यात्रा करते रहते थे, लेकिन बहुत दिनों के बाद आज घर पे थे। ठीक है, बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि जो है वन्यजीव एवं वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया, दूरस्थ भूस्थल एवं वहाँ रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थी। ये देखिए, विश्व के विभिन्न भागों के निवासी, अलग अलग भाग के निवासी अलग अलग आपको देखने के लिए मिलेंगे। उनकी लाइफ स्टाइल अलग होगी, पहनावा अलग होगा, खान पान हैबिट्स अलग होंगे। ठीक, रेणुका इस तस्वीर में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। इनमें कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेशों से एवं कुछ गर्म नम वर्षा वनों से हैं। वे मुझसे कितना अलग है ना। हर जगह के लोग अलग अलग आपको दिखेंगे पहनावे की वजह से। जैसे बर्फीले वाले प्रदेश में वहाँ ठंड ज़्यादा होगी, शुष्क रेगिस्तान वाले क्षेत्र में वहाँ गर्मी ज़्यादा होगी। ठीक है, इस तरीके से रेणुका ने कहा, वे देखने में भले ही अलग हो, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा एवं मकान जैसी जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे समान ही है। देखने में अलग है, लाइफ स्टाइल अलग है, लेकिन उनका भी तो भूख लगती होगी, खाना खाते ही होंगे, कपड़ा पहनते ही, रहने के लिए मकान चाहिए ही। ये सारे क्या है, बेसिक नीड्स है, उनको भी ज़रूरत होगी। श्रीकांत चाचा ने कहा, उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी ही तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं एवं घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना एवं वनों से सामग्री एकत्र करना भी सीख जाते हैं। यहाँ देखिए, अमेजन बेसिन में जीवन, इसके बारे में बताया जा रहा है कि अमेजन बेसिन में जीवन कैसा रहता है। और अमेजन बेसिन कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन। देखते हैं अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम चित्र देखते हैं। चित्र देखिए, यहाँ दिखाया गया है, ये दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन देखिए, ये है, ये वाले क्षेत्र आप देख रहे हैं मैप में ग्रीन कलर का, ये क्या है? अमेजन बेसिन है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य स्थित है। जो अमेजन बेसिन है कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। मकर रेखा किसको कहते हैं? 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध एंड 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध को हम कर्क रेखा कहेंगे और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध को हम मकर रेखा कहेंगे। और वो दोनों के बीच में स्थित है कौन? अमेजन बेसिन। देखिए, ये 23.5 डिग्री है और ऊपर होगा 23.5 डिग्री, और इसके बीच में है क्या है? ये अमेजन बेसिन के बारे में बताया जा रहा है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। यहाँ देखिए, ये 10 डिग्री दक्षिण एंड 10 डिग्री उत्तर, और ये 0 डिग्री है जिसको हम इक्वेटर भूमध्य रेखा कहेंगे। इसके बीच में स्थित है और इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहते हैं भूमध्य रेखीय प्रदेश। ठीक है, अमेजन नदी इसी प्रदेश में बहती है। अमेजन नदी भी है, ये अमेजन नदी ही है। ठीक है, अमेजन नदी और ये अमेजन बेसिन है। इतने सारे इसकी सहायक नदियां हैं जो कि इसी के बीच में बह रही है। ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूरब में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। जो ये नदी है वो पश्चिम में पर्वत, कौन सा पर्वत है? यहाँ एंडीज पर्वत। ठीक है, सबसे लंबी श्रृंखला एंडीज पर्वत है। यहाँ से निकलकर
ये कहाँ पहुँचती है, ये अटलांटिक अंध महासागर में पहुँचती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे उस नदी का मुहाना कहते हैं। तो ये नदी जो है ये यहाँ अटलांटिक महासागर में मिल रही है और इसी को हम मुहाना कहेंगे। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। तो अमेजन बेसिन का निर्माण कैसे होता है, जहाँ अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ यहाँ आकर मिलती है। जैसे यहाँ देखिए मेडेरिया नदी है, ठीक है, यूएली नदी है और जिंगू नदी है, टेकेटिस नदी है, ये सारे नदी आकर, निग्रो नदी है, ये नदी आकर इसमें अमेजन नदी में मिल रही है, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा एक अमेजन बेसिन का निर्माण होता है। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ प्रदेशों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया एवं वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों का नाम, यहाँ देखिए पेरू है, देश का नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ देखिए ये इक्वाडोर है, ठीक है, पेरू आप यहाँ देखिए मैप में, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, यहाँ देखिए ब्राज़ील है, ये तो बहुत बड़ा ब्राज़ील, ये देखिए बोलीविया, ये सारे देश हैं, ठीक है, जहाँ से ये नदी होकर प्रवाहित हो रही है। ये थोड़ा यहाँ देखिए ब्राज़ील से भी हो रही है, ठीक। यहाँ देखिए बॉक्स में दिया हुआ है कि आप जानते हैं जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच मतलब हेड गियर एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय निवासियों ने उन पर आक्रमण किया, ठीक है, और इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। तो यहाँ एक स्पेन के अन्वेषक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी अमेजन बेसिन की। तो वहाँ के जो निवासी थे, अमेजन बेसिन के जो स्थानीय निवासी थे, उन पर अटैक किया। होता है ना कि जहाँ जिसका साम्राज्य है, अगर उस पर कोई बाहरी लोग आकर बसना चाहे या उसको अपने कब्जे में लेना चाहे तो हर किसी को प्रॉब्लम होती है। उसी तरीके से इनको भी हुई और इन्होंने उस पर आक्रमण भी किया था। यहाँ देखिए शब्दावली दिया हुआ है। सहायक नदी मतलब क्या होता है, यह छोटी नदियाँ होती है जो मुख्य नदी में मिलती है। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहा कर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि अमेजन बेसिन जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, ठीक। अब हम जानेंगे अमेजन बेसिन की जलवायु के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं अमेजन बेसिन जो है वो भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ है। अभी हमने मैप में भी देखा कि अमेजन बेसिन जो है भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु भी रहता है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है। ये तथा शरीर की चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा भी होती है, ठीक है, और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। तो अगर कभी आपको मौका मिले अमेजन बेसिन जाने का तो ध्यान में रखिएगा कि वहाँ का मौसम कैसा है, क्योंकि कहीं भी हम जाते हैं घूमने के लिए तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वहाँ का मौसम कैसा है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर होकर जाए, ठीक है। तो यहाँ देखिए वहाँ का मौसम जो है दिन रात दोनों लगभग समान रूप से गर्म और आर्द्र होती है। शरीर में आपको चिपचिपाहट महसूस होगी और लगभग प्रतिदिन बारिश भी होगी। और वही पहले आपको बताया, मतलब पूर्व चेतावनी भी नहीं, मतलब पहले वैसा माहौल एक बनता है ना, बादल है, इस तरीके से माहौल नहीं बनता है, पहले वो अचानक से बारिश होने लगती है। दिन तथा तापमान उच्च एवं आर्द्रता की अति उच्च होती है, ठीक है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है, जो ह्यूमिडिटी है वैसी ही बनी रहेगी, शरीर में चिपचिपाहट रहेगी, ठीक। ये देखिए अमेजन बेसिन है, आपको दिखाया गया है चित्र में। अब हम वर्षावन के बारे में जानते हैं। इन प्रदेशों, कौन से प्रदेश के बारे में हम जान रहे हैं, अमेजन बेसिन के बारे में। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। ऑफकोर्स जहाँ ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पेड़ पौधे भी तो ज़्यादा उगेंगे ना, ठीक। वन इतने सघन होते हैं कि
तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है। मतलब कि पर जो वन है बहुत घने होते हैं, बहुत नज़दीक नज़दीक पेड़ पौधे उगे होते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो पत्तियां हैं, पत्तियों और शाखाओं से छत जैसा बन जाता है। सूर्य की किरणें जो है वो पृथ्वी तक धरातल तक नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम रहित रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया की में बढ़ने की क्षमता हो, ठीक है। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमीलॉयड पैदा होते हैं। यहाँ देखिए, क्या आप जानते हैं, बॉक्स में दिया हुआ है, ब्रोमीलॉयड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यह है टुकन पक्षी है और यह टैपिर जानवर वहाँ रहते हैं। वर्षावन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टुकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षती वाले मकाओ एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टैपिर, ये टैपिर जो है ना चींटी खाता है, ये भी पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती हैं। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरान्या जो है मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती है। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन जो है असाधारण रूप से समृद्ध है, ठीक। अब हम जानेंगे वर्षावन के निवासी के बारे में, यहाँ के निवासी कैसे होते हैं, ठीक। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष जो है वो शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं, क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई शाक सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति, क्या होता है कर्तन एवं दहन, मतलब कि जहाँ घने वनस्पतियाँ हैं उसको काट कर वहाँ खेती की जाती है, ठीक है। और जब वहाँ उस ज़मीन की उर्वरता जब तक है तब तक खेती की जाएगी, और जब उर्वरता ख़त्म हो जाती है तो वहाँ लोग क्या करते हैं कि उसको छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं और वहाँ की वनस्पतियों को काटते हैं, जलाते हैं, फिर वहाँ पे खेती करते हैं। तो ये प्रक्रिया बनी रहती है, ठीक है। इनका मुख्य आहार मैनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं, तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। कॉफ़ी, मक्का एवं कोको जैसी नकदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अमेजन बेसिन जाएंगे तो क्या क्या आप खा सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए बॉक्स में दिया हुआ है कि आप जानते हैं कर्तन एवं दहन पद्धति के बारे में बताया जा रहा है। हमने आपको बताया, देखिए कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है, वृक्षों को और झाड़ियों को, ठीक है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं और इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरी स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उग आते हैं और इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। मलोका वहाँ का रहने वाला है जो बहुत बड़ा अपार्टमेंट जैसा होता है और उसकी छत जो होती है ढलान वाली होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ बारिश ज़्यादा होती है ना,
ठीक। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। पहले अगर अमेजन नदी के अंदर जाना है तो रास्ता कैसे दिखेगा, तो नदी का जो मार्ग है उसी के सहारे लोग जाते थे। लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया। कैसे देखते हैं, 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुँचना संभव हो गया। वहाँ महामार्ग भी बना। ठीक है। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे हैं। नेक्स्ट है, विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ठीक है, विकास हो रहे हैं, वहाँ मार्ग बन रहे हैं, जिसकी वजह से पेड़ों को तो काटे ही जाएंगे ना, जिसकी वजह से वहाँ के जो रहने वाली जैव विविधता है, चाहे वो पेड़ों की जैव विविधता हो या जंतुओं की जैव विविधता हो, दोनों धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। जैसे देखिए स्टार्टिंग में अमेजन बेसिन का देखिए कितने घने वन है यहाँ, धीरे धीरे इसको विकास किया गया, काटा गया, तो अब इतना छोटा सा बच गया, इधर खेती हो रही है, इधर कुछ बना दिया गया है इस तरीके से, और अब तो और भी ज़्यादा कम हो गया है। ठीक है, ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षा वन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षा वनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। इस चित्र में हमने देख भी लिया। ठीक, वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाता है, और वहाँ डेली बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ की ऊपरी मिट्टी जो है वो बह रही है उसकी परत, और वो उसके बाद वो बंजर भूमि में बदल रहे हैं। ये तो हमने देखा अमेजन बेसिन के बारे में और वहाँ के लोगों के लाइफ स्टाइल के बारे में देखा। अब हम जानेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन कैसा है, इसके बारे में देखते हैं। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। अभी हम देख रहे थे दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन के बारे में, और अब हम आगे कहाँ, भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में। चित्र 6.1 में दिखाया गया है। ये देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, ये जो है ग्रीन कलर का, ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है। यहाँ से देखिए ये ब्रह्मपुत्र नदी है और ये गंगा नदी है। ठीक है, और इसमें आकर अलग अलग सहायक नदी आकर मिल रहे हैं, और यहाँ भी आकर मिल रहे हैं, जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा बेसिन का निर्माण हो रहा है। ठीक है, यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य स्थित है। ये उत्तर में ही स्थित है। जैसे अमेजन बेसिन के बारे में हमने देखा कि वो भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण में स्थित है, लेकिन जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है ये केवल उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है। ठीक है, यहाँ से देखिए इसके बीच में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती हैं। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों का नाम ढूंढें। दिहांग, दिबांग, ये सारे क्या है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। और भी आप अगर आपके पास एटलस है तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरवन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील क्या होता है, हमने डिस्कस किया था क्लास में। क्या होता है चाप झील? ऑक्सबो लेक, जब नदी पहाड़ों से आती है, ठीक है, इस तरीके से तेज प्रवाह में मैदानी इलाका में जैसे ही नदी प्रवेश करती है तो उसकी इस तरीके से ये मोड़दार अवस्था में इस तरीके से बहने लगती है। ठीक है, फिर क्या होता है कि नदी की जो तेज धाराएं हैं धीरे धीरे कटाव करना शुरू कर देते हैं इस तरीके से। तो ये धीरे धीरे कटाव होकर ये जो कटाव हुआ वाला शेष भाग है ये इस तरीके से अलग हो जाता है, और जिसकी वजह से ये क्या बनाता है, एक झील बनाता है। इसी को हम चाप झील कहते हैं। ठीक है, आप रिवीजन भी करते रहिए, और अगर आपने क्लासेस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में NCERT के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में क्या होता है, ठंड होती है। ठीक है, तो ऑफकोर्स यहाँ क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु वाले मौसम में गर्मी होती है एवं शीत ऋतु वाले मौसम में ठंड होती है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं।
जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका भी होती है। ठीक, तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बचने के लिए प्रतिकूल है। पर्वतीय क्षेत्र प्रतिकूल, अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, मतलब वहाँ रहना थोड़ा मुश्किल होता है। तीव्र ढाल वाले क्षेत्र हैं तो वहाँ घर बनाना मुश्किल है, वहाँ आप फसल अच्छे से नहीं उपजा सकते हैं, मतलब मुश्किल होती है। और क्या है, वहाँ फैक्ट्री नहीं लगा सकते कुछ उस तरीके से, तो वहाँ रहने के अकॉर्डिंग मुश्किल है थोड़ा, लेकिन फिर भी लोग रहते हैं, लेकिन बहुत कम जनसंख्या पॉपुलेशन रहते हैं। अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग निवास करते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है। जो मैदानी इलाका है ना, वहाँ सबसे ज़्यादा मानव निवास करते हैं और वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त भी है। यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है, यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, जिस स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है। ठीक है, वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। क्योंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, वह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो धान की खेती के लिए ज़्यादा जल की ज़रूरत होती है, तो उसी क्षेत्र में उगाया जाएगा जहाँ बारिश ज़्यादा होगी। यहाँ देखिए शब्दावली दिया हुआ है जनसंख्या घनत्व के बारे में। इसका अर्थ क्या होता है, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। जैसे उदाहरण दिया हुआ है कि उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 और बिहार का 1102। तो जनसंख्या घनत्व क्या है कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, ठीक है, जितने लोग रहते हैं उसकी संख्या बताना है। जैसे उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड है तो यहाँ कम लोग रहते हैं, क्यों, वो पर्वतीय क्षेत्र है ना, वहाँ रहना थोड़ा मुश्किल है। तो इस तरीके से यहाँ 189 है। लेकिन पश्चिम बंगाल और बिहार की जनसंख्या देखिए, जनसंख्या घनत्व देखिए तो 1 किलोमीटर के अंदर पश्चिम बंगाल में 1029 एंड बिहार में 1102 रहते हैं। तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही नज़दीक लोग रहेंगे, और यहाँ दूर दूर पर लोग रहते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा है। गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। ठीक है, बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन भी किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ देखिए धान की खेती हो रही है। यहाँ असम में चाय का बागान दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ खेती भी दिखाया गया है। मैदानी इलाका में खेती, असम में चाय का बागान। कभी मौका मिले तो जरूर जाकर देखिए। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। उत्तराखंड डेल्टा क्षेत्र वाले में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश में की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ देखिए बेसिन में विभिन्न प्रकार के वन्यजीव भी पाए जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और यहाँ अन्य वन्यजीव भी पाए जाते हैं। जैसे इनमें हाथी, बाघ, हिरन एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाले गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। ये देखिए एक सींग वाला, इनका सींग एक होता है, और ये कहाँ पाए जाते हैं, ब्रह्मपुत्र के मैदानों में। असम का काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये देखिए मगर आपको दिखाया गया यहाँ पे। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर एवं मगर पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजाति हैं। ठीक है, रोहू, कतला और हिल्सा जो है मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। तो यहाँ मछली ज़्यादा पाए जाएंगे,
खेती, धान की खेती ज़्यादा हो रही है तो मुख्य आहार क्या हो गया? मुख्य आहार हो गया मछली और चावल। ठीक, यहाँ देखिए बॉक्स में दिखाया गया है कि आप जानते हैं वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि के लिए किया जाता, कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से ना हो। जैसे पहाड़ों पे ढलान होता है ना, तो वहाँ क्या होता है, इसको समतल किया जाता है और कृषि के उपयुक्त बनाया जाता है। क्योंकि वहाँ के पानी, अगर ढलान रहेगा तो पानी आसानी से प्रवाह हो जाएगा, लेकिन थोड़ा समतल इसलिए बनाया जाता है ताकि पानी वहाँ रुक के थोड़ा खेती करना है ना, इसलिए। इस चित्र में दिखाया गया आपको वेदिका कृषि। यहाँ देखिए बॉक्स में दिया हुआ है कि आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। ये देखिए अंधी डॉल्फिन, ठीक, इसको सुसु भी कहा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। कहाँ पाए जाते हैं? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में। यहाँ देखिए दिखाया गया है झील जीविका का साधन। एक केस स्टडी यहाँ आपको बताया जा रहा है, देखते हैं क्या है ये केस स्टडी। विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मौन गांव में रहता है। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है, खुश है, ठीक है, प्रसन्न है वो। क्यों प्रसन्न है? मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरों रविंद्र, किशोर, राजीव तथा अन्य के साथ मौन या चाप झील को साफ किया है। चाप झील क्या होता है हमने देखा भी, ठीक। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार जैसे वैलिनेरिया हाइड्रिला मछलियों का भोजन बनते हैं, ठीक है, इससे मछलियों का भोजन बनते हैं। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है, वह इस जमीन पर धान, मक्का एवं दलहन जैसी फसलें बोता है। खेत की जुताई के लिए भैंसे का उपयोग किया जाता है। वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं। नदी में पकड़ने, खाने व बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ हैं जिन्हें पकड़कर वो पास के शहरों में भी बेचते हैं। यह समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंचता तब तक मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं है, ठीक है। तो ये केस स्टडी था कि वहाँ लोग मछली पालते थे, उसको बेचते भी थे और इस तरीके से उनकी जीविका चल रही थी, ठीक है। ये देखिए प्रदूषित झील यहाँ है, दिखाया गया है। क्या आप जानते हैं बॉक्स में दिया हुआ है कि सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ध्यान में रखिएगा कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो 2 अक्टूबर 2014 को। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहरों एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित है। इस चित्र में आपको दिखाया गया है गंगा नदी के तट पर स्थित वाराणसी शहर, ठीक। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे क्या हो रही है, नदी प्रदूषित हो रही है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित है। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी में तटीय क्षेत्रों में जल मार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित है, ठीक है, और एक महत्वपूर्ण पत्तन भी है, बंदरगाह भी है, और मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित है। यहाँ देखिए जल मार्ग है, यहाँ अगर आपको कभी मौका मिले तो यहाँ जाइए, बोटिंग कीजिए, ठीक है। यहाँ इस तरीके से जल मार्ग से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान भी जाते हैं। बॉक्स में दिया हुआ है कि आप जानते हैं गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया है। जैसे नदी प्रदूषित हो रही है ना, उद्योगों के गंदी पानी बह कर आ रहे हैं, जो शहर की गंदी पानी है वो बह कर आ रहे हैं, तो इसको स्वच्छ बनाने के लिए गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसको भी ध्यान में रखना है।
पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्यजीव प्राणी अभय वन तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल यहाँ हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि काजीरंगा नेशनल पार्क, ये वन्यजीव अभयारण्य, मानस वन्य प्राणी अभयारण्य, ये सारे कहाँ हैं? असम में है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान में रखिएगा। लोग घूमने भी जाते हैं, पर्यटनीय स्थल भी है। ठीक, यहाँ देखिए मानस वन्य प्राणी अभयारण्य में बाघ दिखाया गया। कभी आपको मौका मिले तो जाकर देखिए। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन है, अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप आंसर ज़रूर लिखिए, क्योंकि वहाँ मेंस में आंसर राइटिंग ही करना होता है। ठीक है, तो अगर आपको डर लग रहा है कहाँ से स्टार्ट करें, आंसर कैसे लिखें, तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर हम लिखते हैं तभी हम बड़े क्वेश्चन का आंसर लिख पाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। साथ ही इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिए। यहाँ से आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप। मैप को भी ध्यान में रखिए। ठीक है, मैप प्रैक्टिस भी कीजिए, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने का एक और मकसद ये होता है कि अगर ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं ना, तो जो भी हमने अभी पढ़ा वो सबका रिवीजन भी हो जाता है। तो इस मकसद से भी आप ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर कुछ पूछना है, कहीं आपको लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।